कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। जेल भेजे गए 5 आरोपियों को मिल सकती है बड़ी राहत। जांच कमेटी इसके खिलाफ नहीं मिले साक्ष्य। जांच कमेटी ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करके एसआईटी को सौंपी है और जल्द 5 संदिग्धों को आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। एसआईटी ने 60 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जेल भेजे गए 5 आरोपियों को राहत मिल सकती है। जांच कमेटी को इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और इसलिए इन्हें छोड़ा जा सकता है। जांच कमेटी ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करके एसआईटी को भी सौंप दी है और जल्द ही 5 संदिग्धों को आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। फिलहाल एसआईटी ने 60 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बिल्कुल, तो ये कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। जेल भेजे गए 5 आरोपियों को बड़ी राहत मिल सकती है। जांच कमेटी को इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। 5 आरोपियों को जेल भेजा गया था। जांच पड़ताल की गई, रिपोर्ट भी तैयार की गई है और ये रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो 5 आरोपी हैं इनको बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य जांच के दौरान नहीं मिले हैं और जो रिपोर्ट है वो भी एसआईटी को सौंप दी गई है। तो कानपुर मामले में जेल भेजे गए जो 5 आरोपी हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि कोई भी साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं मिले हैं। लगातार इस मामले को लेकर जांच हो रही थी। एसआईटी का गठन भी किया गया था और एसआईटी को ये जांच सौंप दी गई है। 60 लोगों को गिरफ्तार कर एसआईटी ने जेल भेजा था। जेल भेजे गए जो 5 आरोपी हैं उनमें बताए जा रहे हैं जिनको बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि इन 5 लोगों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, एसआईटी को सौंपी जा चुकी है और इन सब के बीच में अब ये माना जा रहा है कि ये जो 5 लोग हैं इनको बड़ी राहत मिल सकती है। और चलिए बात करेंगे टिकैत के नए मोर्चे की। तो किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की हलचल धीमी हो गई थी, पर अब मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। मोर्चा के नेताओं की गाजियाबाद में आज एक बड़ी बैठक होगी और बैठक में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे जिसमें आंदोलन की रणनीति पर मंथन होगा। इस बैठक में मोर्चे से जुड़े वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस बात पर मंथन करेंगे कि आने वाले समय में किसानों से जुड़ी समस्याओं को सरकार के सामने किस तरीके से उठाया जाए और इनका निराकरण कराया जाए। किसान मोर्चे की बड़ी बैठक होनी है। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। मोर्चे से जुड़े वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बैठक किसान मोर्चा की होनी है। एमएसपी की गारंटी को लेकर पहले भी किसान मोर्चा मांग उठाता रहा है। 3 कृषि कानून के खिलाफ जिस वक्त आंदोलन किया जा रहा था उस वक्त एमएसपी की गारंटी की बात लगातार किसानों की ओर से कही जा रही थी। अब एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ किसान मोर्चा नजर आ रहा है। आंदोलन करने की तैयारी है एमएसपी की गारंटी नहीं देने पर और अगर आंदोलन किया जाता है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। बैठक में कौन कौन लोग आज मौजूद रहेंगे, तमाम वरिष्ठ लोग बताए जा रहे हैं जो मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अब आगे की रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। एमएसपी की गारंटी एक प्रमुख मांग है और इस मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी किसान मोर्चे की ओर से होगी। रूपरेखा क्या होगी आंदोलन की इसको लेकर चर्चा होगी। मोर्चे से जुड़े वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की ये बड़ी बैठक होगी। बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा एमएसपी को लेकर किसान उठाता रहा है और एक बार फिर से एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान ये बैठक करने जा रहा है और अगर ये मांग नहीं पूरी होती है तो आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखा जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर आज किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो बिल्कुल गाजियाबाद में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और तमाम ये बिंदु आप देख रहे हैं क्या कुछ बैठक में चर्चा होने वाली है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं शक्ति सिंह गाजियाबाद से। शक्ति, किसान मोर्चा एक बार फिर से सक्रिय होने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन जरूर धीमा पड़ा लेकिन आज की जो बड़ी बैठक है, एमएसपी की जो मांग है वो कहीं ना कहीं किसानों के सक्रिय होने की पहली आहट है। देखिए, बड़ी बैठक है जो कि गाजियाबाद में आज रखी गई है जिसमें पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के सभी
किसान सम्मिलित होंगे और संयुक्त किसान मोर्चे की ये बड़ी बैठक रखी गई है गाजियाबाद में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ है बात करने के लिए। राकेश जी, आज जो मीटिंग रखी गई है, एसकेएम की जो मीटिंग है, इसका उद्देश्य क्या है? एसकेएम आगे क्या फैसले लेगा? आंदोलन खत्म हुए को 6-7 महीने हो गए, 8 महीने। देश में बहुत जगह लोग घूम के आए, इलेक्शन भी हो गए। अब आने वाले टाइम पे क्या क्या फैसले लेनी है, सरकारों से कैसे बातचीत करनी है, देश के क्या इशू हैं, क्या वे डिमांड पूरी हुई जब समझौता हुआ, तो ये सारे इशू आज यहाँ पर रहेंगे। और एसकेएम की कई मीटिंगें, छोटी छोटी मीटिंग हुई। अब की बात ये बड़ी सारे जत्थेबंदियों की मीटिंग है। जो लोग इलेक्शन लड़े हैं वे तो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन और लोग इसमें सभी शामिल होंगे। जी, बड़ी अहम मीटिंग बताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से 13 महीने का एक बड़ा आंदोलन चला था, बड़े आंदोलन के बाद ये बड़ी मीटिंग रखी गई है, तो कहीं ना कहीं एक और आंदोलन की तैयारी तो नहीं है? जिस तरह से आज ये बड़ी बैठक रखी गई है और गाजियाबाद में रखी गई है, दिल्ली के नज़दीक रखी गई है, तो कुछ ना कुछ सोच के तो जरूर आप लोग बैठे होंगे। नहीं, बैठना तो पड़ेगा ना। वो गाजियाबाद में बैठ लो या वो हरियाणा में बैठो या पंजाब में बैठो या दिल्ली में बैठो, तो कहीं ना कहीं मुख्य मांगे क्या क्या मुख्य है? है कि एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली के इशू हैं, अपने यहाँ के भी इशू हैं क्योंकि बहुत लोग इलेक्शन में चले गए थे, उनका भी एक इशू है। तो ये कई चीज़ें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण कमेटियाँ इसमें बनेगी जो आने वाले टाइम पे आगे काम करेगी कमेटियाँ, कुछ इसके रूल रेगुलेशन बनेंगे। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि जो 13 महीने का आंदोलन था और जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, बताया जा रहा है कि वो मुकदमे भी अभी तक वापस नहीं हुए, तो उसको भी लेके यहाँ कुछ ना कुछ मंथन रहे। कुछ स्टेट में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में मुकदमे रह रहे हैं, हरियाणा पंजाब में ख़त्म हुए, कुछ राजस्थान में हैं। तो वे भी चर्चा आएंगी आज कि जो मुकदमे हैं वो समझौते के आधार पे, जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो समझौते में थी ये सारी चीज़ें, कि सारे केसेस भी वापसी लिए जाएंगे। अच्छा, कितने जत्थेबंदी हैं जो इसमें शामिल होंगे और कितने लोग हैं आज? अब अगर एसकेएम की बात की जाए तो एसकेएम में अब कितने गुट बचे, क्योंकि कुछ गुट इलेक्शन लड़ने चले गए थे? वो करीब 8 या 12 जो संगठन थे जिन्होंने अभी पार्टी बना रखी है और जो इलेक्शन में सीधे इन्वॉल्व हुए, वो तो इसमें नहीं आएंगे और सब लोग इसमें आएंगे। जो इलेक्शन से बाहर रहे, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो भी शायद 16 जत्थेबंदी है, वे इसमें आज आएंगे। अहम बार बार हम यही जानना चाहते हैं कि अहम फैसले किस तरह के, मतलब दिमाग में सोच समझ के ही कोई मीटिंग रखी जाती है, तो सोच समझ के रखी जाती है, तो कोई आंदोलन फैसले तो यही होंगे ना, बैठ के सभी लोग आएंगे, चर्चा करेंगे, बैठेंगे। और क्योंकि आंदोलन जब खत्म हुआ उसके बाद में इलेक्शन आ गए, लोग इलेक्शनों में चले गए, तो 7-8 महीने बाद में ये मीटिंग हो रही है, छोटी छोटी मीटिंगें हुई हैं, तो यहाँ के बाद में आगे की रूपरेखा तैयार हो गई। रूपरेखा किस तरह की? रूपरेखा बातचीत करने की, जो इशू हैं उस पे हैं कि बिजली अमेंडमेंट बिल का क्या रहा, सीड बिल का क्या रहेगा, ये जो और इशू हो रहे हैं उसका क्या रहेगा। तो बहुत से सवाल अभी किसानों के हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, तो एक इस तरह की कमेटी बन जाए कि सरकारों से भी बातचीत करें। कितने लोग रहने वाले हैं? अगर संख्या बल की बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ पर किसान जो पहुँचे? जो अंदर हाउस में रहने वाले भी मुश्किल से 150 से या 200 लोग रहेंगे, और लोग जो एक संगठन से ज़्यादा लोग होंगे तो सब बाहर रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम बना है कि हर संगठन से 2 ही आदमी रहेंगे। ये रूपरेखा सी बनाई जिससे कम भीड़ यहाँ पे हो और डिसीजन ले सके। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है जो एसकेएम की जब बैठक होगी तो उस बैठक में बहुत गुपचुप तरीके से बैठक रखी जाएगी, यानी कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा कि हाथ में मोबाइल हो या कोई वीडियो बना रहा हो या इस तरह की, या मीडिया की भी एंट्री नहीं है, जो कि नहीं, अंदर मीडिया की उस टाइम पे एंट्री नहीं होगी। मीडिया को जो भी देना वो हम ब्रीफ, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसका कंक्लूजन क्या रहेगा वो मीडिया को हम बताएंगे। इसी तरीके से हो गई जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर जब मीटिंग हुआ करती थी संयुक्त मोर्चे की, तो उसी तरह की आज ये मीटिंग हमें देखने को मिल रही है। उसी तरह की मीटिंग रहेगी, अंदर कोई एंट्री नहीं होगी किसी की भी, अंदर की अपनी बात होगी, जो फिर डिसीजन होगा उस डिसीजन को मीडिया के सामने प्रेस रिलीज के माध्यम से या मीडिया को ब्रीफ करके बता दिया जाएगा। समय क्या होगा? अभी 11 बजे से शुरू हो जाएगी मीटिंग, 11 बजे से 11 बजे से। और किस समय भाई मीटिंग और युद्ध का क्या पता कितनी देर चल जा,
दिल्ली ठीक पे है। जब आए बॉर्डर पर तो 1 दिन के लिए आए थे तो 13 महीने चला। ठीक तो है, बिल्कुल शक्ति, छाछ और 11 लड़ाई बजे का से कोई मीटिंग बढ़ाना शुरू कितनी होगी। बढ़ जाए। राकेश टिकैत ने ये बता दिया कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या उनकी सरकार से मांग रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, पूरी जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से सीएनजी महंगी हुई है। सीएनजी की कीमत में 3 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। आज से सीएनजी 90 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे लखनऊ से खबर, एक बार फिर से सीएनजी महंगी हुई है। जहां सीएनजी और पेट्रोल दोनों के दाम आसमान छू रहे थे, कुछ राहत मिली, लेकिन एक बार फिर ये खबर मिल रही है सीएनजी की कीमत में 3 रुपए तक का इजाफा हुआ है। 3 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। आज से जो सीएनजी की कीमत है 90 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी मिलेगी, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। थोड़ी सी राहत पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी सीएनजी और पेट्रोल के दामों को लेकर, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल सीएनजी के दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में अब एक बार फिर से सीएनजी के दाम 3 रुपए तक बढ़े हैं। और अब बात मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में आज रालोद की युवा चौपाल अग्निपथ योजना को लेकर युवा चौपाल होगी और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी इसमें शामिल होंगे। जाटलैंड में सरकार के खिलाफ हमला बोला जाएगा। शाहपुर के पैठ मैदान में ये चौपाल होगी और युवा चौपाल की शामली में इससे पहले भी युवा चौपाल हुई थी और आज एक बार फिर से युवा चौपाल होने वाली है। जाटलैंड में सरकार के खिलाफ हमला बोला जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर ये युवा चौपाल की जाएगी और तमाम जो युवा हैं इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर ये युवा चौपाल होगी। इससे पहले भी शामली में युवा चौपाल का आयोजन हुआ था, लेकिन आज जाटलैंड में सरकार के खिलाफ हमला बोला जाएगा। शाहपुर के पैठ मैदान में ये युवा चौपाल होगी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, युवा चौपाल जयंत चौधरी करेंगे जाटलैंड में, किस तरीके की तैयारी है युवा चौपाल को लेकर? और अग्निपथ योजना को लेकर विरोध अलग अलग जगह से सुनाई दे रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर में क्या है तस्वीर, दिखाएं। हाँ, देखिए, जिस युवा पंचायत का जयंत चौधरी ने ऐलान किया था उसका जो आगाज है वो शामली से हुआ था और अपने सफर को तय करते हुए आज ये युवा पंचायत मुजफ्फरनगर के शाहपुर में ये पैठ मैदान है, यहाँ पर होने जा रही है। तस्वीरों में तैयारियां दिखा देता हूं कि युवा पंचायत को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। जो जयंत चौधरी हैं वो यहाँ पर करीब 12 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसी मंच से गरजेंगे। दरअसल देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो विरोध के स्वर हैं वो कहीं ना कहीं उभर रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियां अग्निपथ योजना का खुलकर विरोध कर रही हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए इसको नाम दिया है युवा पंचायत। तमाम यहाँ पर मुद्दे रखे जाते हैं, तमाम यहाँ पर बातें की जाती हैं। जिस तरीके से यदि हम शामली की बात कर ले तो शामली में जिस तरीके से जयंत चौधरी सरकार के खिलाफ मुखर नजर आए थे, उन्होंने सीधा कहा था कि ये अग्निपथ योजना सेना के रेजिमेंटल सिस्टम को ध्वस्त करने की एक तरीके से योजना है। उन्होंने इस पर साजिश का भी आरोप लगाया था कि ये जो अग्निपथ योजना आई है ये साजिश है, शायद सरकार को किसानों के जो पसीना है उससे दुर्गंध आती है और तमाम इस तरह के जो आरोप लगाए गए थे। आज जयंत चौधरी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ऐसा क्या बोलते हैं कि जिसके मायने दूर तक जाएंगे, दिल्ली तक सुनाई देंगे, लखनऊ तक सुनाई देंगे। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन ये देख लीजिए कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही हैं। सामने जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, चौधरी जयंत सिंह और जो तमाम यहाँ जो लोग इसका आयोजन कर रहे हैं उनके भी यहाँ लगाए गए। झंडे लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक यहाँ जो ये शाहपुर का जो ये पैठ मैदान है उसमें सामने यहाँ लोगों के जो बैठने की व्यवस्था है वो कर दी गई है। देखना ये होगा कि इस युवा पंचायत में कितनी बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर के, शाहपुर के और आसपास के तमाम जिलों में जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे जा रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो युवाओं को एक मंच पर लाया जाए, एक ऐसा युवाओं को एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं युवा पंचायत के माध्यम से दिया जाए कि जिस तरीके से युवा अपनी आवाज को बुलंद कर सके। अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं, तमाम पार्टियों को आप देख रहे हैं, तमाम उनके जो आंदोलन है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। और जयंत चौधरी लगातार
जिस तरीके से हमने देखा है कि पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया, पूरा एक कार्यक्रम घोषित किया गया है कि जो युवा पंचायत है वो अलग अलग जिलों में होती जा रही है। शुरुआत इसकी शामली से ज़रूर हुई थी, लेकिन शामली के बाद जो इसका पड़ाव था मथुरा, उसके बाद आज शाहपुर में है, मुजफ्फरनगर के, उसके बाद बिजनौर है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, आगरा है, गाजियाबाद है, और उसके बाद जो 16 जुलाई को है, 16 जुलाई को ये युवा पंचायत जो है इसका समापन बागपत जिले में होगा। और बागपत में ये रणनीति तय की जाएगी कि अग्निपथ योजना के विरोध में क्या इस आंदोलन को और बड़ा किया जाए, तमाम और वहां पर जो चर्चाएं होंगी, तो सबसे बड़ी नजरें वहां बागपत की जो युवा पंचायत होगी, जो पूरा समापन होगा, उस पर टिकी रहेंगी। लेकिन आज जयंत चौधरी जब यहां मुजफ्फरनगर के शाहपुर में पहुंचेंगे, मंच से क्या बोलेंगे, तमाम जो और नेता हैं उनको भी बुलाया गया है। और जो शाहपुर या मुजफ्फरनगर या आसपास के जिलों की बात कर लो, तो युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए, युवाओं की और आवाज को दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की जो ये युवा पंचायत है काफी अहम है। और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर जयंत चौधरी यहां इस मंच से क्या बोलते हैं। जिस तरीके से वो सरकार के विरोध में पूरी तरीके से शामली में मुखर नजर आए थे, तो क्या वही तलखी, वही मुखरपन उनका यहाँ जो मुजफ्फरनगर है उसमें भी देखने को मिलेगा। जी चलिए, बिल्कुल समीर जी, देखिए विपक्ष की तरफ से पूरा माहौल तो बनाया जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, लेकिन आने वाले समय में रालोद को इसका कैसा फायदा मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, और अगली जो खबर है वो आगरा से है। बिल्कुल, तो आगरा से बड़ी खबर आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो ब्लॉगर मर्डर केस है वहां पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वीडियो के आधार पर जांच लगातार की जा रही है। इन वीडियो में फॉरेंसिक लैब के कर्मचारी जांच पड़ताल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आगरा के ताजगंज इलाके में चौथी मंजिल से फेंककर ब्लॉगर ऋतिका की हत्या कर दी गई थी, और हत्या के बाद पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। जिस फ्लैट से ऋतिका को फेंका गया, उस फ्लैट के अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। फ्लैट के अंदर सिर्फ फॉरेंसिक लैब के कर्मचारी पहुंचे। अब फॉरेंसिक जांच का ये वीडियो सामने आया। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैट के अंदर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है। ऋतिका मर्डर केस में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो किसने वायरल किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो सामने आया है, और वीडियो देखकर नजर आता है कि वहां पर गमले टूटे हुए हैं और वहां पर काफी जद्दोजहद हुई है, हाथापाई हुई है। ऐसी स्थिति उस वीडियो में नजर आती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में फोरेंसिक जांच टीम पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए। फ्लैट के अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, सिर्फ फॉरेंसिक लैब के कर्मचारी ही अंदर जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सीतापुर के मोहल्ला लोनियनपुरवा में सोशल मीडिया पर बहस हिंसक झड़प में बदल गई। सोनू सिंह और शुभम सिंह के बीच सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी। धीरे धीरे विवाद इतना बड़ा हो गया कि शुभम सिंह ने अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया। फायरिंग में सोनू सिंह को गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनू ने तीनों अभियुक्तों की पहचान कर ली है, जिसमें एक का नाम शुभम है, दूसरे का हरिओम और तीसरा अंश है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि शुभम सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट किया करता था, जिसके बाद ये बहस हुई है। सोशल मीडिया पर बहस बवाल बन गई है। 3 अभियुक्तों की पहचान इस पूरे मामले में हुई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 2 आरोपी जो हैं घायल भी बताए जा रहे हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मारी है। फायरिंग में सोनू को गोली लगी है, जिसके बाद सोनू सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हमको शुभम अवस्थी और हंस लाला हरिओम मिश्रा लोग गोली मारने आए थे। शुभम अवस्थी ने हमारे गोली मारी है। मामला ये था कि हमारी तू तड़ाके से ये लोग फेसबुक पे गरियाया करते हैं, सोशल मीडिया में गरियाया करते हैं। हम मना किए कि क्या लेना देना, जब हम वही बात है इनकी लड़ाई अक्सर हुआ करती है। बहुत ज़्यादा लड़ाकू अभी जेल से छूट के आए हैं। यही सब मामला है। फर्जी के कितने राउंड फायर हुए हैं? कितने राउंड फायर हुए? 3 राउंड फायर। लोनियनपुरवा में वहीं के निवासी सोनू सिंह का अपने साथी शुभम से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया था, जिसके क्रम में शाम लगभग 8 बजे शुभम अपने 2 अन्य साथियों हंस लाला एवं हरिओम के साथ वहां आया, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट होने लगी। उसी में गोली लगने से सोनू को छर्रे लगे। सोनू का इलाज जिला चिकित्सालय सीतापुर में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस संबंध में सोनू की मां से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
मौके से तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तानी मुल्ला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने धमकी दी है। यूट्यूब चैनल के जरिए सूफी खानका एसओ को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। नमूस ए रिसालत का विरोध करने पर सूफी खानका एसोसिएशन को धमकी दी गई है। जलाली की गीदड़ भभकी, भारत में बैठे हमारे लोग ही उसे पाकिस्तान बना देंगे। सूफी खानका एसोसिएशन ने जलाली को जवाब दिया है, तो ये यूट्यूब वीडियो के माध्यम से धमकी दी गई है। आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली ने अभी कुछ देर पहले अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो के जरिए उसने सूफी खानका एसोसिएशन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए भारत को पाकिस्तान बनाने की धमकी दी है और सूफी खानका एसोसिएशन के लोगों को हिंदुओं की गोद में बैठ करके मुसलमानों का दुश्मन बनाया है। पाकिस्तानी बरेलवी आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली ने अभी और चलिए अब खबर बरेली से, जहां शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां प्रिंसिपल ने महिला शिक्षकों के साथ अश्लीलता कर वीडियो बनाई और विरोध करने पर ईंट पत्थर फेंके। ये मामला फरीदपुर के सरकारी स्कूल का है और मामले में प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत की गई है। प्रिंसिपल पर शिक्षिकाओं की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। अश्लीलता का विरोध करने पर हमले का आरोप भी लगाया गया है। जब वहां मौजूद शिक्षिकाओं ने विरोध किया तो पत्थर फेंके गए, ईंट फेंकी गई। जी, फरीदपुर के प्राथमिक विद्यालय में जैसा कि खबर मिली थी कि वहां के प्रधानाध्यापक, जिनका नाम राशिद है, उन्होंने अपने साथी अध्यापकों पे, कुछ महिला अध्यापका भी थी, उसमें महिला अध्यापिका भी थी, उनके विरुद्ध फ़ोटो खींचने और उन पर पत्थर फेंकने, इस प्रकार की घटना की गई है। और जांच कराने पर पाया गया कि घटना में सत्यता है। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां पर इस मामले के संबंध में उनको तुरंत तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं शिक्षा के मंदिर में, जहां छात्र छात्रा बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, संस्कारों के लिए जाते हैं और वहां पर अश्लीलता परोसी जा रही है। और जब उसका विरोध किया जाता है तो ईंट पत्थर चलाने लग जाता है प्रधानाध्यापक। कई तरीके के आरोप शिक्षकों की ओर से वहां पर लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या कार्रवाई वहां पर की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।